फॉक्स, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिना पैसे के ना परिवार चल सकता है और ना ही आप हेल्दी रह सकते हो। क्योंकि इंश्योरेंस कंप्लेंट्स, इंश्योरेंस रिजेक्शंस के केसेस इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 3 से 4% का आप प्रीमियम पे करते हो। मार्केट में सबका सबको पता है। सोचिए, अगर आईआरडीए किसी भी पॉइंट पर इंश्योरेंस कंपनियों को खुली छूट दे दे, तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आपने एक पिंजरे के अंदर बहुत सारी बकरियां बांध दी हैं और वहां पर एक भेड़िए को खुला छोड़ दिया है, या फिर किसी बैंक के वॉल्ट को ओपन करके वहां पर एक लुटेरे को कैश लूटने के लिए ओपन छोड़ दिया है। साल पहले आईआरडीए ने अपने सर्कुलर में कहा था कि इंश्योरेंस कंपनियां बिना अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस प्लान डिजाइन कर सकती हैं। और अभी आईआरडीए का एक स्टेटमेंट आया है कि इंश्योरेंस कंपनियां सीनियर सिटीजन के लिए 10% तक हर साल प्रीमियम इंक्रीज कर सकती हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले आईआरडीए ने अपना मास्टर सर्कुलर जारी किया था, लेकिन वहां पर कहीं भी कोई ऐसी कंडीशंस नहीं लगाई कि ये सर्कुलर को रेगुलेट करना मैंडेटरी होगा। फॉक्स, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा परिवार है, और हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, यानी कि पैसा। दूसरे शब्दों में देखते हैं, यानी कि दूसरे नज़रिए से इसको देखते हैं कि जो पैसा है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिना पैसे के परिवार नहीं चल सकता और बिना पैसे के आप हेल्दी भी नहीं रह सकते। कल को कोई बीमारी होगी तो भी आपको पैसा चाहिए, और कल को किसी भी तरह से परिवार को चलाने के लिए आपको हर मोड़ पर पैसा ही चाहिए। तो दोनों चीज़ों से ऊपर आपका पैसा, यानी कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस हो जाता है। बिना पैसे के ना परिवार चल सकता है और ना ही आप हेल्दी रह सकते हो। अब आपका फाइनेंशियल स्टेटस बरकरार रहे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन्ड रहे, उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सभी फाइनेंशियल एडवाइस आपको कहते भी हैं, और एक सही फाइनेंशियल एडवाइस यही है कि एक टर्म इंश्योरेंस आपके पास हो एडिक्वेट समय छोड़ का, और एक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाती हैं। फॉक्स, हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, परचेज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में मैं अगर कहूँ मैंडेटरी है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्टेटस तभी बरकरार रह सकता है जब आप ये दोनों इंश्योरेंस आप परचेज कर लें। अब इंश्योरेंस परचेज करना तो बहुत आसान है और आपके हाथ में है, बॉल आपके कोर्ट में है। आप कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस परचेज करते हैं, किस एजेंट से परचेज करते हैं, या जो भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं या इंडायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से परचेज करते हैं, यहाँ तक तो डिसीजन आपके अपने हाथ में होता है। लेकिन एक बार इंश्योरेंस परचेज कर लेने के बाद जब आप क्लेम लेने जाते हैं तो डिसीजन आपके हाथ में नहीं है, बॉल यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के कोर्ट में ऑलरेडी जा चुकी है। यानी कि आप पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मोहताज हो चुके हैं एक तरह से। अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि वो आपको क्लेम दे या ना दे। ऐसी स्थिति में अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पूरा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर थी, वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो गई है। आपने जो भी पैसा जोड़ा है अपने लिए, इकट्ठा किया है फाइनेंशियल नीड्स को, फाइनेंशियल आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अब वो पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंश्योरेंस नहीं परचेज करें। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको इंश्योरेंस के प्रति डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम लेने जाते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस क्या है या किन वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता है, और उन बातों के बारे में हम जनरली सोचते भी नहीं हैं। ये कोई मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से सीखा नहीं है, ये मेरा 20 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ। अब हम करते हैं सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जब भी हम कोई पॉलिसी परचेज़ करते हैं, सपोज़ मान के चलिए कि 2025 में मैंने एक पॉलिसी परचेज़ की और फर्स्ट ईयर में ही कोई क्लेम आ गया, तो क्या होगा उस स्थिति में? बहुत मुश्किल है ये कह पाना, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर कोई क्लेम आया है तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा वो किस चीज़ का क्लेम आया है। मान लीजिए हार्ट अटैक का क्लेम आ गया, यानी कि CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का क्लेम आ गया पॉलिसी लेने के 3 या 4 या 5 महीने के बाद, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो 99% तो आप ये सोच लीजिए कि कैशलेस क्लेम तो आपको मिलना ही नहीं है।
क्योंकि ये एक अर्ली क्लेम है और इंश्योरेंस कंपनी इसमें आपको इन्वेस्टिगेट करेगी, यानी कि उनकी जो भी उनके सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के थ्रू इन्वेस्टिगेट करेगी। सबसे पहले तो आपसे मांगा जाएगा फर्स्ट डॉक्टर ट्रीटिंग प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आप अगर हार्ट अटैक होने के बाद डायरेक्ट अस्पताल नहीं गए हैं, इससे पहले आपने किसी डॉक्टर से अगर कंसल्ट किया है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, उसकी रिपोर्ट चाहिए, उसका डिक्लेरेशन चाहिए कि इससे पहले आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है। साथ ही जो पॉलिसी है आपकी जो फर्स्ट ईयर में चल रही है उस पॉलिसी में क्या कोई बीमारी पहले से डिक्लेयर्ड है या नहीं है, यानी कि ये एक असेसमेंट है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको एक तरह से दूसरे शब्दों में चोर समझ रही है, चोर समझ के आपके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरी तरह से तब आपको वो क्लेम सेटल करेगी या नहीं करेगी। तो ये मान के चलिए कि पहले साल में अगर आपका हार्ट अटैक का क्लेम आ गया तो आपको वो कैशलेस तो 99% नहीं मिलेगा, रीएम्बर्समेंट भी मिलेगा तो खूब सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपको मिलेगा और बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला है। यहीं पर अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर का कोई क्लेम आ गया, किडनी, लीवर या फिर किसी भी तरह का और कोई ऐसा क्रिटिकल इलनेस का क्लेम आ गया तो मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर में तो बढ़िया वाली इन्वेस्टिगेशन होनी है और 99% कैशलेस नहीं मिलना है, रीएम्बर्समेंट भी मिलना है तो पूरे जोर लगाने के बाद मिलना है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंट की, अगर एक्सीडेंटल कोई क्लेम आ गया, अब वो एक्सीडेंटल क्लेम चाहे पहले साल में आए या वो आपका 10वें साल में आए, इन्वेस्टिगेशन तो उसमें होनी ही होनी है, क्योंकि बहुत सारे परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं जो एक्सीडेंट के साथ कोरिलेट होते हैं, जैसे कि ड्रंक एंड ड्राइव। अगर हम इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे लोग, मतलब मोर देन 50% लोग अगर बात करें तो अल्कोहल लेते हैं किसी ना किसी रूप में, या किस क्वांटिटी में लेते हैं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग सोशल ड्रिंकर होते हैं, कुछ लोग डेली ड्रिंकर भी होते हैं। तो जब भी कोई एक्सीडेंटल क्लेम आता है, चाहे वो रोड का एक्सीडेंट हो, चाहे वो घर में ही स्लिप हो गया हो, किसी भी तरह का, यानी कि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पर एक्सीडेंट नाम का वर्ड यूज़ हो रहा है और उसका क्लेम आ गया है, ईयर कोई भी हो आपकी पॉलिसी का, इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी ने मांगना है एमएलसी रिपोर्ट, एफआईआर रिपोर्ट और एक डॉक्टर की डिक्लेरेशन जिसमें वो ये लिख के देगा कि जब मेरे पास पेशेंट आया था तो वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था या नहीं था। यानी कि अगर डॉक्टर ने ये लिख दिया कि पेशेंट अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है तो क्लेम तो इमीडिएटली रिजेक्ट होना है। अब आप कितनी भी डिक्लेरेशन दे दो कि आप रेगुलर ड्रिंकर नहीं हो या आपका एक्सीडेंट ड्यू टू अल्कोहल नहीं हुआ है, कुछ नहीं होने वाला, क्लेम नहीं मिलेगा, ना कैशलेस में मिलेगा ना रीएम्बर्समेंट में मिलेगा। एक्सीडेंटल क्लेम के भी कैशलेस में अप्रूव्ड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ भी इंश्योरेंस कंपनियाँ मैक्सिमम केसेस में इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर करती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही आपका क्लेम सेटल करती हैं। तो 99% केसेस में आपको यहाँ पर भी रीएम्बर्समेंट में ही जाना पड़ेगा, कैशलेस में तो ये क्लेम होने वाला है नहीं। इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में इतनी नेगेटिव बातें मैं बोल चुका हूँ, तो मैं इंश्योरेंस क्यों खरीदूं या फिर इन सब बातों का सोल्यूशन क्या है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब कोई क्लेम रिजेक्ट होता है या इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने में परेशान करती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है IRDAI, यानी कि रेगुलेटरी। हम रेगुलेटरी में उसकी कंप्लेन करते हैं, यानी कि बीमा भरोसा नाम का एक पोर्टल है जहां पे हम इसकी कंप्लेन करते हैं। उस कंप्लेन से क्या कोई रास्ता निकलता है? 99% केसेस में नहीं निकलता। आप कोई भी कंप्लेन बीमा भरोसा पर डालिए या आप IRDAI के पोर्टल पर जाके डालिए, वो जस्ट ए मैसेंजर कि इंश्योरेंस कंपनी को एक मैसेज भेजा जाएगा आपका और इंश्योरेंस कंपनी उसका रिप्लाई कर देगी, जो रिप्लाई उसने आपको किया था और सेम रिप्लाई आपको भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को देख के तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर रेगुलेटरी किसी तरह का कोई इंटरफेयर कर रही है। वो तो जब एक तरह से मैसेज एक्सचेंज कर रही है कि आपका मैसेज उसको दे दिया और उसका मैसेज ला के आपको दे दिया। तो यहाँ पे भी नेगेटिव में बात मैंने बोल दी। अब आप बोलो कि ये भी नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जिसको हम बीमा लोकपाल भी बोलते हैं। हमारे देश के अंदर करीब करीब 17-18 बीमा लोकपाल के ऑफिसेज हैं, जहाँ पर आप अपने सिटी के हिसाब से बीमा कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं और आपके केस को सुना भी जाता है वहाँ पर। लेकिन क्या वो एक आसान प्रोसेस है? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंप्लेंट्स, इंश्योरेंस रिजेक्शंस के केसेस इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन है। अगर दिल्ली की बात करूँ तो अगर आप कोई भी केस आज फाइल करते हैं तो कम से कम 6 महीने और 1 साल तक का भी समय वो लगा देते हैं। और क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है तो वहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका थॉट प्रोसेस पूरी तरह से सरकारी है।
और उनका दे बिहेव जस्ट लाइक ए सरकारी कर्मचारी। और वहाँ जो जज होते हैं वो भी रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो बहुत पुराने एक्सपीरियंस वाले होते हैं। तो उनसे भी आप कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगा के मत रखिएगा। मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये कहता है। तो ये भी एक नेगेटिव बात हो गई। तो अब पॉजिटिव क्या बचा? तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? तीसरा ऑप्शन है कंज्यूमर कोर्ट। आप कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल करिए। जैसे कि 50 लाख तक का केस तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, लेकिन अगर केस 1 करोड़ का है, टर्म इंश्योरेंस का कोई क्लेम्स रिजेक्ट हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो हम जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है और वहाँ तो प्रोसेस बहुत ही लंबा है। 1 साल 2 साल तो छोड़ो, 3 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि किसी भी लीगल केस की कोई भी उम्र या टैट नहीं होता है हमारी सरकार के अंदर या हमारे देश के अंदर। ये कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि किसी भी केस का कोई भी टाइमलाइन नहीं रखी गई है कि इतने टाइम में ये केस आपको सेटल करना है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो यहाँ भी नेगेटिव हो गया। तो अब पॉजिटिव क्या बचा? क्या इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें या ना करें? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनके कॉल आती है, वो हमसे कहते हैं कि क्यों ना इस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, इससे ज़्यादा तो हमें वहाँ पे ग्रोथ मिल जाएगी। तो नो सर, ऐसा नहीं है। मान लीजिए 60,000 रुपये का प्रीमियम आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जा रहा है, ऑलमोस्ट 5,000 रुपये महीने का, और कवर कितना ले रहे हैं आप उसमें? 50 लाख का। अगर 2-3 साल में क्लेम आ गया 20, 25, 30 लाख रुपये का, तो कहाँ से लाएंगे उस पैसे को? जो थोड़ी बहुत आपके पास प्रॉपर्टी होगी, जो थोड़ा बहुत आपने पैसा जोड़ा होगा, वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो इंश्योरेंस लेना तो मैंडेटरी है और ज़रूरी भी है। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद फिर मैं क्यों इंश्योरेंस परचेज़ करूं? इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। अभी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करें, अब वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, सबसे पहले बॉस इंश्योरेंस कंपनी को चेक कर लो, उसके फंडामेंटल्स चेक कर लो। वैसे तो सारी इंश्योरेंस कंपनियां एक जैसी ही हैं। अगर मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करूं, अगर उनके थॉट प्रोसेस की बात करूं, तो हर इंसान ने, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के ओनर हैं, सब ने पैसा कमाने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी ओपन करी है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं ऐसी जिनका जो थॉट प्रोसेस है, जिनका जो बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक है, थोड़ा अलग तरह से सोचती हैं वो कंपनियां, और उनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? सपोज मान के चलिए आपने एक बहुत बड़े अच्छे ब्रांड इमेज वाली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली इंश्योरेंस कंपनी चूज़ करी, भले ही थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे कर दिया, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका क्लेम, जेन्युइन क्लेम तो रिजेक्ट नहीं होगा, कैशलेस होगा, नहीं होगा, रिएम्बर्समेंट में सेटल होगा या कैशलेस में सेटल होगा, ये तो किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में कहना मुश्किल है। हाँ, केस टू केस डिफ़र करता है, लेकिन अच्छी इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी फालतू में परेशान तो नहीं करने वाली है। अब सवाल ये है कि अच्छी की डेफिनेशन क्या है? कौन सी कंपनी अच्छी है? सर, ये तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब आप इंश्योरेंस कंपनियों की बात करोगे तो 50 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूँगा। इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते समय सबसे पहले माइंड में आता है कि प्रीमियम्स, सस्ता प्रीमियम देख लूँ। जैसे कल ही मेरे पास एक महिला, एक लेडी का फ़ोन आया था, तो वो एक कंपनी का बार बार नाम ले रही थी, क्योंकि उनका प्रीमियम 28,000 था, जो मैं उनको सजेस्ट कर रहा था उसका प्रीमियम 40,000 रुपये था, यानी कि 12,000 रुपये का डिफरेंस था। लेकिन जिस इंश्योरेंस कंपनी की वो बात करती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज़्यादा क्लेम रिजल्ट करती है, सबसे ज़्यादा उनके ग्रीवांसीज हैं, सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं उस कंपनी से। तो मैंने उनसे यही कहा, आप 12,000 रुपये तो आज बचा रही हो, लेकिन कल को इसी क्लेम को सेटल, कोई क्लेम अगर आ गया, उस क्लेम को लेने के लिए हो सकता है आपको 20,000 रुपये खर्च करने पड़ जाएँ। आजकल तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी ओपन हो गई हैं जो क्लेम सेटल कराती हैं। हमने भी एक ऐसी कंपनी हम चलाते हैं इंश्योरेंस सेवा के नाम से, जहां पर हम लोगों को इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के लिए सर्विसेज देते हैं। पेड सर्विस होती है, बड़ा मिनिमल सा हम चार्ज करते हैं उसके लिए, लेकिन आपको हमारी सर्विसेज क्यों लेनी पड़े, ऐसा हम क्यों सोचें, इस लेवल पे क्यों जाएं? तो बेटर यही है कि सबसे पहले आप एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करें और प्रीमियम ना देखें। 2-4-5 हज़ार रुपये अगर एडिशनल जा भी रहा है तो पे कर दो भैया। कम से कम जब क्लेम लेने जाओगे, जब अस्पताल में होगे, या ईश्वर ना करे किसी की डेथ हो गई, उसका क्लेम लेने जाओगे, तो कम से कम परेशान तो नहीं हो गए। तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले खरीदते वक्त ही आप अपने आप को पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर कर लें कि एक अच्छी ब्रांड इमेज वाली कंपनी का मुझे इंश्योरेंस परचेज़ करना है, इंस्टीड ऑफ की एक सस्ती इंश्योरेंस कंपनी का मुझे इंश्योरेंस परचेज़ करना है। देखिए, सस्ते की डेफिनेशन भी बिल्कुल अलग है। इंश्योरेंस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 3 से 4% का आप प्रीमियम पे करते हो। अगर आप 4% का प्रीमियम पे कर रहे हो और अच्छी कंपनी के लिए आपको 4.5 या 5% का प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, तो मेरी एडवाइस ये है कि थोड़ा सा महंगा प्रीमियम दे दो आप,
कल को अस्पताल जाने पर कम से कम इधर उधर नहीं झांकना पड़ेगा। इंश्योरेंस के लिए ऐसी सर्विसेज नहीं लेनी पड़ेगी कि आपको सेटल कराने के लिए सर्विसेज लेनी पड़ रही हैं। सस्ते प्रीमियम के चक्कर में कभी भी एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी मत चूज़ कर लेना जो इंश्योरेंस क्लेम देते हुए बहुत परेशान करती हो। मार्केट में सबको पता है, हर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बैकग्राउंड पता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कितना परेशान करती है क्लेम लेते वक्त। आप मेरा अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत सारे और वीडियोस देख भी चुके होंगे। तो बहुत सारे लोग चीख चीख के नाम भी बता देते हैं इंश्योरेंस कंपनियों का, मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि प्रीमियम के बेस पे आपको इंश्योरेंस नहीं परचेज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ ब्रांड इमेज चेक करो, फंडामेंटल्स चेक करो, हॉस्पिटल से चेक कर लो कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस स्मूथ है। तो एक अच्छे फंडामेंटल वाली अच्छी इंश्योरेंस कंपनी आपका अननेसेसरली क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। तो इस वीडियो का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि आपको मैं ये बता सकूं कि इंश्योरेंस परचेज करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इलाज कराने से बेटर है कि आप बीमार ही ना हो। सो फॉक्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जो भी कमेंट्स हैं, आप पूछ लीजिए मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उससे। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।